हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म RWT ऑफिशियल पर। तो चलिए आज हम हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करने वाले हैं। मैंने इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट हिंदी के करा दिए हैं। आप लोग हमारी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जिसको भी हमारी पिछले प्रैक्टिस सेट लगाने हैं हिंदी के, सारे इम्पोर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो अपने जीवन पर लिखी स्वयं कथा के लिए जो एक वाक्यांश है तो वो क्या होगा। इसका सही जो आंसर है वो आत्मकथा। अपने जीवन पर लिखी जीवनी को हम क्या कहते हैं, आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अन्य अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना में अन्न और अन्य का। तो एक अन्न अनाज होता है और अन्य दूसरा होता है। अन्य अनाज होता है, अन्य अनाज होता है और अन्य दूसरा। अन्न का जो अर्थ है वो अनाज है और अन्य का दूसरा अर्थ, अन्य का क्या है अर्थ, वो दूसरा है। तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा है 116। निर्गुण शब्द में उपसर्ग, निर्गुण शब्द में उपसर्ग बताना है। तो निर्गुण शब्द में क्या उपसर्ग होगा, निरुपसर्ग। क्या होगा, निर, सी, निरुपसर्ग होगा। नेक्स्ट है हमारा खिलौना शब्द में मूल शब्द, खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है। तो खिलौना में खेल मूल शब्द है। क्या, खिलौना में क्या मूल शब्द है, खेल। खेल से क्या बना है, खिलौना। इसमें खिलौना, खेल से क्या बना, खिलौना। यानी कि इसमें औना प्रत्यय लगा के, क्या, औना, औना प्रत्यय लगाने पर ये खिलौना शब्द बना है। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जिन्होंने कहा, उन्होंने कहाँ जाना है, यानी उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य के किस प्रकार की अशुद्धि है। उन्होंने कहाँ जाना है, इसमें किस प्रकार की इसमें अशुद्धि है। तो इस वाक्य में क्या है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। क्या है अशुद्धि इसमें, सर्वनाम संबंधी इसमें अशुद्धि है। उन्होंने के स्थान पर क्या होगा, उन्हें, क्या होगा, उन्हें कहाँ जाना है अथवा उनको कहाँ जाना है। या तो इसमें उन्हें का प्रयोग होगा या फिर उनको कहाँ जाना है, उनको कहाँ जाना है। तो इसमें ये सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वर संधि में किसका मेल होता है। तो किसका मेल होता है, स्वरों का। किसका होता है, स्वरों का। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन उसको हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है, यानी सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, समास विग्रह। क्या कहलाता है, समास विग्रह।
इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? तो क्या होता है? कर्म। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। इसमें किसकी प्रधानता का बोध होता है? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। और भाववाच्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता का बोध। इसमें कर्ता तो है ही ये कृतवाच्य में कर्ता। भाववाच्य में ये भाववाच्य में भाव का। कर्मवाच्य में कर्म का। तो हमारा राइट आंसर है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 122 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता तो वह क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वह अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्यय। तो हम थोड़ा सा अव्यय के बारे में जान लेते हैं। अव्यय की परिभाषा। क्या होते हैं अव्यय? आपको मैंने वो तो बता ही दिया कि जो शब्द लिंग वचन यानी जो शब्द लिंग वचन यानी लिंग वचन या काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते उन्हें हम अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? हम अव्यय कहते हैं। होते हैं वो अविकारी होते हैं। अव्यय कैसे होते हैं? अव्यय कैसे होते हैं? अव्यय कैसे होते हैं? अविकारी होते हैं। अव्यय हमारे अविकारी होते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। थर्ड नंबर पे समुच्चय बोधक अव्यय। फोर्थ है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो हमारे ये 4 टाइप के अव्यय हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय बोधक। जो अव्यय क्रिया को काल, स्थान, रीति या परिमाण का बोध कराते हैं या जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। जैसे वह कल आएगा यानी कि स्थान या काल या मतलब समय का। तो ये हमारा कैसा हो गया अव्यय? कालवाचक हो गया। स्थानवाचक अव्यय वो होते हैं जैसे कि मेज पर पुस्तक रखी है तो किसी स्थान, मेज क्या हो, किसी एक जगह हो गई तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। तो चलिए अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने आपको अव्यय के बारे में और जहाँ तक थी वो जानकारी दे दी है, बता दिया आपको इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा इस विराम चिन्ह का नाम बताना, यानी कि हमें विराम चिन्ह का नाम बताना है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं विराम चिन्ह का
उपयोग हम करते क्योंकि कहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है, कैसे वाक्य में, किस किस जगह। तो भाषा के सही अर्थ के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हमारी भाषा जो हम लिखते हैं उसके अर्थ के लिए कुछ चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हें हम संकेत चिन्ह या विराम चिन्ह कहते हैं। और जो हमारे विराम चिन्ह होते हैं वो कितने होते हैं, वैसे हमारे विराम चिन्ह होते कितने? तो आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने कितने हमारे चिन्ह बताए हैं? कामता प्रसाद गुरु ने कितने हमारे चिन्ह बताए हैं? तो उन्होंने जो चिन्हों की संख्या दी है वो 20। कितनी बताई है? 20 बताई है। परंतु हिंदी में मुख्य रूप से जो चिन्ह होते हैं वो 14 चिन्ह होते हैं। कितने होते हैं? मुख्य रूप से 14 होते हैं। और कामता प्रसाद ने कितने बताए हैं? वो उन्होंने 20 बताए हैं। और मुख्य रूप से हमारे जो चिन्ह हैं वो 14 होते हैं। 14 चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। अगर हम इन चिन्हों का गलत प्रयोग कर लेते हैं तो हमारे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अर्थ का क्या हो जाता है? हमारा अनर्थ हो जाता है। तो ये वाले हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे चिन्ह दिए गए हैं। पूर्ण विराम, क्या दिया गया? पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? फुल स्टॉप। पूर्ण विराम हमारा कौन सा होता है? ये वाला। प्रश्नवाचक जो इसमें दिया गया है ये प्रश्नवाचक हो गया। इस विराम चिन्ह का नाम बताना है, तो ये कौन सा? ये प्रश्नवाचक है। अल्प विराम, अब इसमें क्या पूछा है? अल्प विराम। तो अल्प विराम क्या होता है हमारा? क्या होता है? कोमा। अल्प विराम कैसा होता है हमारा? कोमा। तो अल्प विराम क्या होता है? ये हमारा अल्प विराम हो गया। योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह क्या होता है? योजक चिन्ह को हम हाइफन भी बोलते हैं। ये हमारा योजक चिन्ह हो गया, जो किसी विपरीतार्थक शब्दों के बीच में इनका प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह का। एग्जाम्पल में जैसे दिन रात, दिन रात, तो इनके बीच में कौन सा आएगा? योजक चिन्ह। एक क्वेश्चन के साथ साथ हम चार चीज़ें जान रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में जान रहे हैं या उन्हीं के सिर्फ आंसर, हम उनसे हटके भी कुछ सीख रहे हैं। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बताना है? एक पंथ सॉरी तो एक पंथ दो काज, इस लोकोक्ति का हमें अर्थ बताना है। तो इसका क्या? एक ही काम से दो लाभ होना। एक ही काम से दो लाभ होना, ये इसका अर्थ है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है? हास्य रस का हमें स्थाई बताना है, स्थाई भाव बताना है। तो हास्य रस का जो स्थाई भाव होता है वो क्या होता है? हास। क्या होता है? हास होता है। और श्रृंगार रस का जो स्थाई भाव होता है वो क्या होता है? रति। ये श्रृंगार रस का है, श्रृंगार, ये श्रृंगार रस का है, रति स्थाई भाव होता है। रौद्र तथा विवित्स रस के स्थाई भाव, इनका रौद्र का क्या होता है? क्रोध। रौद्र का क्या होता है? क्रोध। और विभत्स का क्या होता है? विभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा। क्या होता है? घृणा या जुगुप्सा।
क्या होता है? जुगुप्सा। ये इसका स्थायी भाव होता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? तो कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 6। ये किसके मिलने से बनता है? दोहा और रोला। किससे मिलने से बनता है? दोहा और रोला। इन दोनों के छंद को मिलाने से कुंडलिया छंद बनता है। इन दोनों को मिलाने से हमारा कुंडलिया छंद बनता है। प्रथम 2 पंक्ति जो होती हैं, प्रथम जो 2 पंक्ति होती हैं, प्रथम 2 पंक्ति किसकी होती हैं? वो दोहा की होती हैं, दोहा की। और अंतिम जो 4 पंक्ति होती हैं, अंत की जो 4 पंक्ति होती हैं, वो किसकी होती हैं? वो रोला छंद की। तो रोला और दोहा को मिला के हमारा कुंडलिया बना है। और प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। टोटल मात्राएं कितनी होती हैं इसमें? 24। कितनी होती हैं? 24 मात्राएं। 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति जिस अलंकार में आती है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो हम उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या होता है? श्लेष अलंकार में क्या होगा? श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ। चिपका हुआ। यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त एक शब्द अथवा अनेक शब्दों में 2 अथवा इससे अधिक अर्थों का संप्रयुक्त होना श्लेष अलंकार। मतलब कि अगर एक शब्द में उसके 2 अर्थ निकल रहे हैं, मतलब एक शब्द में उसका दूसरा अर्थ चिपका, तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। तो अनुप्रास अलंकार का हम उदाहरण जान लेते हैं। यानी वर्णों की एक से अधिक बार, मतलब वर्णों की उत्पत्ति एक से अधिक। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं। एक तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। श्लेष अलंकार के बारे में हमने जान ही लिया है, अनुप्रास के बारे में। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? यानी कि शब्द की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। नेक्स्ट है, तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा। तपस्वी का हमें स्त्रीलिंग बताना है। क्या होगा? तपस्विनी। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्विनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो आचार्य। क्या होगा? आचार्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। तो पुस्तक रखी है क्या है? वाक्य में एक वचन है। क्या है? एक वचन है। जिसका बहुवचन रूप क्या होगा? पुस्तकें। क्या होगा? पुस्तकें। पुस्तक रखी है जिसका बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें। पुस्तक का पुस्तकें। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया
किस कारक का प्रयोग किया गया है? तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक के द्वारा पाठ पढ़ाया गया, यानी कि कर्ता कारक। कौन सा हो गया? कर्ता कारक। कारक होते कितने हैं? तो कारक कितने होते हैं? कारक हमारे टोटल 8 होते हैं। कितने? 8 होते हैं। इसमें कौन सा है? कर्ता कारक है। कौन कौन से कारक होते हैं? कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन, ये इतने सारे हमारे कारक होते हैं। और इनकी विभक्ति क्या होती है? कर्ता की विभक्ति क्या होगी? कर्ता ने कर्म को विभक्ति हो गई। करण की विभक्ति कौन सी हो गई? से या के द्वारा, से या के द्वारा। संप्रदान के लिए, संप्रदान की विभक्ति कौन सी हो गई? संप्रदान के लिए। क्या? संप्रदान के लिए। अपादान से, अपादान से अलग होना, से अलग, अपादान से अलग। संबंध, ये हमारे कारक हैं। संबंध क्या होता है? का, की, के, रा, री, ये हमारे ना, नी, ने, ये हमारे संबंध हो गए। अधिकरण में क्या होता है? विभक्ति। अधिकरण में क्या विभक्ति होती है? मैं और पर, मैं पर। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? हे, अरे, अहो। ये मैंने आपको कारक की विभक्ति और कारक भी समझा दिया है, आपको समझ में भी आया होगा। मैं बोलती हूँ आप उस पर ध्यान देना, क्योंकि लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद हैं कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। नंबर 2 मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। 3rd नंबर पे क्या है हमारा? अन्य पुरुष। क्या है? अन्य पुरुष। तो ये हमारे 3 पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। उत्तम पुरुष में क्या आता है? उत्तम में क्या आता है? उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं? उत्तम में सही से लिख दूँ तो उत्तम में कौन से आते हैं? एग्जाम्पल उत्तम पुरुष में जैसे मैं, हम। कौन आता है? मैं या हम। और जिससे बात कही जाए वो कौन होता है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है? जिससे बात कही जाए, यानी कि 2nd पर्सन, तुम, आप। तो मध्यम पुरुष में बीच का होता है तुम, आप। उत्तम पुरुष में खुद, स्वयं या फिर स्वयं या हम, वो उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में बीच वाला, यानी कि कोई दूसरा, जैसे तुम, आप। और जिसके संबंध में बात की गई है उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। जिसके संबंध में कोई बात अगर कही जाती है उसे हम अन्य कहते हैं। अन्य यानी कि वह। कौन हो गया? वह, यह। तो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में सही से जान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से विशेषण होते हैं? कौन कौन से होते हैं हमारे विशेषण? सार्वनामिक विशेषण। चलो मैं आपको लिख के बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण हो गया। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक। 3rd है, 3rd नंबर हमारा संख्यावाचक, संख्यावाचक। ये 3rd।
फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, सर्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, फोर्थ है हमारा परिमाणवाचक। क्या है? परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण की बात होती है। तो मैंने आपको विशेषण के बारे में बता दिया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा विशेषण नहीं है? हमें इसमें विशेषण जो नहीं है वो बताना है। तो इसमें कौन सा विशेषण एक नहीं है? तो नमक। नमक क्या है? विशेषण नहीं है। पथरीला, बर्फीला, नमकीन, ये हमारे सारे कैसे हैं? ये सारे विशेषण हैं हमारे। और ये नमक क्या है? नमक एक विशेष है। क्या है? नमक जो है वो विशेष है, ये विशेषण नहीं है। क्या ये एक विशेष है कोई ना? और ये हमारे सारे विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? काल हम किसे कहते हैं? काल। संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, किसी स्थान, भाव या जीव के नाम का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बचाए उसे हम विशेषण कहते हैं। और काल क्या होता है? काल क्या होता है? क्रिया के उस रूपांतर काल को हम क्या कहते हैं? रूपांतर को हम काल कहते हैं, जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण, किसी अगर हम कार्य व्यापार का समय दिया, उसका पूर्ण अथवा अपूर्ण होने का बोध हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या काल कहलाता है? निम्न में से क्या काल कहलाता है? तो क्रिया के घटित होने का समय, मैंने अभी आपको बताया, क्रिया के घटित होने का समय या क्रिया के उस रूपांतर को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। काल क्रिया के रूपांतर वही है जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 139, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं वो? तत्सम। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम। तद्भव क्या होते हैं? तद्भव के बारे में, तद्भव क्या? संस्कृत शब्दों के हिंदी में जो प्रयोग होने वाले परिवर्तित रूप को ही हम तद्भव कहते हैं। यानी कि संस्कृत शब्दों को जो हिंदी में प्रयोग होने वाले जो परिवर्तित रूप होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तद्भव के एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे अखरोट, सौंठ, खेत, कंगी, शक्कर, घूंघट, ये सारे, अंगूठी, अनाज, अखाड़ा, कुआं, सलाई, ये हमारे क्या हो गए? ये तद्भव हो गए। तत्सम, संस्कृत शब्दों का मूल रूप ही हमारा तत्सम कहलाता है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल इसका हम एक ले लो, क्षेत्र हो गया, ये हमारा तत्सम हो गया। कूप हो गया, सलाका। देशज कौन से शब्द होते हैं? देशज वो वे शब्द होते हैं जो उत्पत्ति का कोई निश्चित स्रोत नहीं होता, यानी कि उनकी उत्पत्ति का कोई एक निश्चित स्रोत नहीं होता। ये साधारण बोलचाल की भाषा से निकलते हैं हमारे देशज शब्द। तो देशज में एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे साथ जो हम लोग घर में साधारण बोलचाल की भाषा जो हमारे गांव में या जहाँ हम रहते हैं वो वाली, जो, तो जैसे कि एक कटोरा हो गया, कटोरा क्या है? देशज हो गया शब्द। थैला देशज हो गया। लोटा, लड्डू, ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? सारे देशज शब्द के हैं। पगड़ी है, जूता है, ग्रह है, गिरगिट है, खिड़की है, ये हमारे देशज शब्द हो गए। कौन से हो गए? देशज। और विदेशी शब्द कौन से होते हैं? विदेशी शब्द वो होते हैं जो हिंदी में लगभग 2 लाख शब्द, हिंदी में इनके विदेशी या विदेशज आगत, तो इनका लगभग हिंदी में तो 2 लाख शब्दों का प्रयोग होता है। कितने? विदेशी शब्दों का कितने? 2 लाख शब्दों का लगभग प्रयोग हुआ है, जिसमें से हम 15% भाषाओं में ही इसका मतलब प्रयोग करते हैं। वो हमारे आगत जो शब्द होते हैं वो हमारे विदेशी कहलाते हैं। चलिए अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140,
कौन सा है? 140। निम्न में से तद्भव शब्द का कौन सा है? तो इसमें हमें तद्भव शब्द बताना है कौन सा है। तो माथा क्या हमारा? माथा हमारा कैसा है? तद्भव है। कैसा ही हमारा? तद्भव है। इस माथा तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? मस्तक। क्या होगा? मस्तक। इसका तत्सम क्या होगा? मस्तक। इसका जो है तद्भव माथा है। और ये जो ग्राम है, सूर्य है, अश्रु है, ये सब क्या हैं? ये सब हैं हमारे तत्सम। ये सारे क्या है? हमारे तत्सम। और ये क्या है? तद्भव। माथे का तत्सम क्या होगा? मस्तक। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो जो समान अर्थ दे उसे हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। और जो विपरीत अर्थ प्रदान करें उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द। समान अर्थ करें तो पर्यायवाची, और विपरीत उन्हें क्या कहते हैं? विपरीत अर्थ प्रदान करें उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम। और जो अनेक अर्थ प्रदान करें उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी। विलोम शब्द जो विपरीत अर्थ प्रदान, अनेकार्थी में जो अनेक अर्थ प्रदान करे, क्या करे? अनेक अर्थ प्रदान करें उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अग्रज का सही विलोम। तो अग्रज का हमारा सही विलोम क्या होगा? तो अग्रज का सही विलोम क्या होगा? अनुज। क्या होगा? अनुज। और लघु का विलोम क्या होगा? दीर्घ। क्या होगा? लघु छोटा और दीर्घ बड़ा, लघु का दीर्घ हो जाएगा। और छोटा का विलोम क्या होगा? बड़ा। क्या हो जाएगा? बड़ा। और सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? स्थूल। क्या हो जाएगा? मैं दोबारा से लिख देती हूँ। सूक्ष्म, स्थूल। सूक्ष्म का विलोम स्थूल, छोटा का बड़ा, लघु का दीर्घ, अग्रज का अनुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 143। धन का मतलब क्या होता है? तो धन का मतलब क्या होता है? अर्थ। क्या होता है? धन का मतलब अर्थ होता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी हमारी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और इनकी अन्य भी रचनाएं हैं, जैसे रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र हो गया, रश्मिरथी हो गई, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। चलिए अपने अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। इसके बाद जो थे वो हमारा गद्यांश था, तो गद्यांश इस पर आएगा नहीं, स्क्रीन हमारी छोटी है मोबाइल की। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? तो हमें इसमें महादेवी वर्मा की रचना बतानी है। तो महादेवी वर्मा की वैसे इसमें कोई भी कृति नहीं है, बस इसमें इनका निहार नामक जो है वो कविता संग्रह है, जो 1930 में इन्होंने प्रकाशित किया था। और ये साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। प्रिय प्रवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद, ये प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। जो इनकी निहारिका नामक जो इनका काव्य कृति था वो इनके जो सुधाकर पांडे की है, जो वर्ष 1950 में प्रकाशित हुई। निहारिका ये भी इनकी नहीं है, वो किसकी है? सुधाकर पांडे की है ये। इनमें से महादेवी वर्मा की एक भी रचना नहीं है, इसीलिए इसमें हमें कॉमन नंबर यानी कि सबको मिला होगा नंबर। तो हमारे क्वेश्चन अब ख़त्म हो गए। अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहना, अच्छे से तैयारी करना, जिससे आपकी आने वाली
सभी एग्ज़ाम निकल जाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।